देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनका जो मूल नाम था वो गोसाई दत्त था। गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त और उनका जो जन्म है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में सन 1900 में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में सन 1900 में हुआ था। और पंत की शिक्षा बनारस में हुई, उसके बाद इलाहाबाद में भी हुई। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। देखिए 1900 में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद देश में गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो जब ये कॉलेज में थे उस समय गांधी जी के आग्रह करने पर, बुलाने पर इन्हें कॉलेज छोड़ दिया था। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे, आधार स्तंभों में गिना जाता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के आधार स्तंभ हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य क्षेत्र है, काव्य क्षितिज है, वो 1916 से 1977 तक फैल मतलब सुमित्रा नंदन पंत ने 1916 से कविताएं लिखना चालू की और 77 तक लिखते रहे। तो ये सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षेत्र रहा है इतना। कब से कब तक? 1916 से 1977 तक। और सन 1977 में उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन जो उनका महाकाव्य है, लोकायतन को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है ना। पंत के द्वारा लिखा गया महाकाव्य लोकायतन है। इसके बाद चिदंबरा इनकी पुरस्कृत रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन में इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ये दोनों पुरस्कृत रचनाएं हैं और ये सारी कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये 3 पुरस्कार मिले थे, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से संबद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किससे या किस कवि को शब्द शिल्पी की संज्ञा दी गई है? तो सुमित्रा नंदन पंत को शब्द शिल्पी की संज्ञा दी गई है। चलिए, इसके बाद ग्रामश्री कविता में
पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। जो ग्राम श्री कविता है पंत की, बहुत ही अच्छी कविता है ग्राम श्री। उसमें गांव की प्रकृति की सुंदरता और उसकी समृद्धि का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। मन को हरने वाला मनोहारी कहलाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है, खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फूल फलों से लदी पेड़ों की बालियां, गंगा की सुंदर रीति कवि को रोमांचित करती है। और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। प्रकृति की छटा, सुंदरता, लहलहाती फसलें, पेड़ों की डालियां, रंग बिरंगे फूल, गंगा की सतरंगी रेती आदि से कवि रोमांचित हो जाता है। और उसी रोमांच, खुशी, प्रसन्नता से ग्राम श्री कविता की अभिव्यक्ति होती है। कविता देखते हैं, बहुत ही सुंदर कविता है। और ग्राम श्री कविता के कारण ही उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ग्राम श्री कविता लिखने के कारण सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। चलिए देखते हैं। फैली खेतों में दूर तलक। तलक का मतलब है तक, दूर तक। खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, और उस हरियाली से सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं। रवि मतलब सूर्य। सूर्य की किरणें किससे लिपटी हुई हैं? कोमल हरियाली से। चलिए ऑब्जेक्ट देखते हैं। खेतों में दूर दूर तक क्या फैला हुआ है? हरियाली। हरियाली किसके समान कोमल है? मखमल के समान। अगला प्रश्न है, रवि यानी सूर्य की किरणें किससे लिपटी हुई हैं? हरियाली से। चांदी की सी उजली जाली। सूर्य की किरणें हरियाली से लिपटी हुई हैं और कैसी दिखाई दे रही हैं? चांदी की उजली जाली से। ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में चांदी की उजली या सफेद जाली फैली हुई हो। हरे हरे तिनकों के, घास की जो तिनके हैं हरे हरे, तो हरे हरे तन पर, घास के तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रहा है हरित यानी हरा, रुधिर यानी रक्त रहा झलक। हरी हरी घास के तिनकों या घास के शरीर से हरे रंग का रुधिर झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ और धरती पर शाम किस समय श्यामल यानी सांवले रूप रंग का, सांवले रूप रंग वाले आकाश की जो सुंदरता है वो भूतल पर झुका हुआ, यानी कह दें कि पूरा आकाश ऐसा लग रहा है जैसे धरती के ऊपर झुकाया हो। नभ का यानी आकाश का, निर्मल चिर निर्मल नील फलक। आकाश की चिरकाल तक, अनंत काल तक बनी रहने वाली सुंदरता धरती पर झुकी हुई है। यह धरती पर झुकाया है आकाश का नीला दृश्य या नीले आकाश की सुंदरता धरती पर झुकाई है। अगला है रोमांचित यानी प्रसन्न। सी लगती वसुधा। वसुधा यानी धरती, ये किसका पर्यायवाची है? धरती का है। रोमांचित यानी खुशी कह सकते हैं। धरती कैसी दिखाई देने लगी है? खुशी, प्रसन्न।
तो धरती प्रसन्न है, रोमांचित हो उठी है। आई जौ गेहूं में बाली, गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं। अरहर और सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। देखिए अरहर, पहले तो यहाँ कहा है आई जौ गेहूं में बाली, गेहूं और जौ में, गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं। अरहर और सनई, ये दो फसलें हैं, एक अरहर है एक सनई है। अरहर और सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। शोभाशाली यानी सुंदर हैं, किंकड़ियां यानी कहते हैं घुंघरू, है ना, घुंघरू। काहे के घुंघरू हैं? सोने के। तो अरहर और सनई की जो फलियां हैं ये सोने की किंकड़ियां जैसी सुंदर लग रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक गंध, तैलाक तेल जैसी गंध है, उड़ रही है चारों ओर। या कह दें जो हवा है वो तैलाक गंध से, तेल जैसी गंध से भींग गई है। तो तेल से भींगी हुई हवा चल रही है। क्यों? क्योंकि फूली सरसों पीली पीली, पीली पीली सरसों चारों ओर फूली हुई है और सरसों के फूल की जो सुगंध है, तेल जैसी जो गंध है, वो चारों ओर बह रही है। फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, हरी भरी धरती में से झांकने लगी है भाई कौन? नीलम की कली, तीसी नीली, तीसी यानी अलसी, अलसी, अलसी का नीला रंग फूल का होता है ना। तो नीलम की कली किसे कहा गया है? तीसी नीली को कहा गया है, यानी तीसी को। क्यों नीलम की कली कहा गया है? क्योंकि उसका फूल कैसा होता है? नीला होता है। तो हरी भरी धरती में से, हरी भरी धरती में से या हरित धरती में से नीलम की कली, तीसी यानी अलसी झांकने लगी है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, मतलब चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। रंग रंग मतलब रंग बिरंगे के फूलों से रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी। सखिया मटर खड़ी हुई है। कौन सी मटर खड़ी हुई है? सखिया मटर, और हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी, मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं। छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और अपने शरीर में बीजों की एक लड़ी छिपाए हुए हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, चारों ओर रंग बिरंगी तितली उड़ रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और रंग बिरंगे फूलों के ऊपर उड़ रही हैं। मतलब रंग बिरंगी तितलियां हैं और रंग रंग के फूलों के ऊपर उड़ रही हैं, तो वो बहुत सुंदर लग रही हैं। और देख कर के प्रकृति का जो वातावरण है वो देख कर के ऐसा लग रहा है, देखिए कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं। फूल या फूलों को, क्योंकि जहां भी देखो वहां फूल है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल स्वयं फूले फिर रहे हों। और कैसे? उड़ उड़ कर वृंतों से वृंतों पर, एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ की डाल पर, यानी जहां भी देखो वहां फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि स्वयं फूला कौन फिर रहा है? तो फूल, फूल स्वयं फूले फिरते हैं। ये कविता है। फूल स्वयं फूले फिर, जहां देखो वहां फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कवि कह रहा है कि फूल स्वयं फूले फिरते हैं। चलिए
फूल स्वयं फूले फिरते हैं, एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ पर, एक छज्जे से दूसरे छज्जे पर, जहां भी देखो वृंतों से वृंतों पर। रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत स्वर्ण मंजरियों से। देखिए क्या बात कही गई है यहाँ पर। बसंत ऋतु का वर्णन है कविता में, तो कवि कह रहा है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। जो पेड़ की डाली है वो सोने की मंजरियों से लद गई हैं, अर्थात सुनहरे पीले रंग की आम के डाल पर बौरें आ गई। क्या आ गई हैं? बौरें आ गई। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। पेड़ की डाली मंजरियों से बौरों से लद गई। झर रहे ढाक, ढाक झर रहे हैं, पीपल के दल, पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। होठ ही कोकिला मतवाली, कोयल मतवाली होठती है, क्योंकि कौन सी ऋतु चल रही है भाई? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के आने से कोयल मतवाली होठती है। महके कटहल, कटहल महकने लगते हैं। मुकुलित जामुन, जामुन प्रसन्न हो जाते हैं। जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में जंगली बेरी के बेर मिलने लगते हैं, जिसे झरबेरी कहा जाता है। छोटी छोटी जो झाड़ियों में बेर आने लगते हैं उन्हें झरबेरी कहते हैं। फूले आडू, नींबू, दाड़िम, ये फूलने लगते हैं। आडू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैगन, मूली, ये सब के सब फूलने लगते हैं। फूले आडू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैगन, मूली, सब फूलने लगते हैं। फिर आगे कवि कह रहा है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूद पीले हो गए हैं, मीठे हो गए हैं, और पीले और मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, बेर पक गए हैं जो सुनहरे मधुर हैं। आंवली के तरु की डाल जड़ी, जो आंवले की डाल है वो जड़ गई है। किससे? आंवलों से। अब यहाँ जड़ना आ गया, तो जड़ना शब्द तो मोतियों के लिए होता है। जड़ी, ये किसके लिए? मोती जड़े जाते हैं, लेकिन आंवले, आंवले की डाल में जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके समान? मोतियों के समान। लहलह पालक, पालक लहलहाने लगी है। महमह धनिया, धनिया महकने लगी है। लौकी और सेम फली फैली, चारों ओर लौकी सेम फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली टमाटर कैसे हो गए हैं? लाल हो गए हैं। मिर्चों की एक बड़ी हरी थैली, चारों ओर मिर्चों की फसल दिखाई दे रही है, जिसमें एक उनके पास जो मिर्च है वो नीचे की ओर फला हुआ लटका है, उसका मिर्च का फल तो हरी थैली के समान दिखाई दे रहा है। तो मिर्च के पेड़ में मिर्च किसके समान दिखाई दे रही है? हरी थैली के समान। जैसे हरी थैली लटकी हुई हो वैसे ही हरी थैली के समान दिखाई दे रही है। इसके बाद बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। जो गंगा की सतरंगी रेती है, सतरंगी मतलब 7 रंग की इंद्रधनुषी, तो बालू के सांपों से अंकित, किससे अंकित है? बालू के सांपों से अंकित हो गई है। सुंदर लगती सर पर छाई, और कह रहा है दूर दूर तक सर पर छाई हुई है और सुंदर भी लग रही है। तरबूजों, नदी की जो किनारे हैं, किनारों पर तरबूजों की खेती, नदी के तट पर तरबूजों की जो खेती यानी फसल फैली हुई है वो दूर दूर तक सर पर छाई दिखाई देती है और वो बहुत सुंदर लगती है। अंगुली की कंघी से बगुले, और जो बगुले हैं वो अपने पैर की उंगली से कंघी कर रहे हैं। जो बगुले हैं, बगुला पक्षी जानते होंगे, जो बगुला पक्षी है वो पैर की उंगली की कंघी से अपनी कलगी को संवार रहे हैं। किसे संवार रहे? कलगी को। अंगुली यानी पैर की अंगुली
या पैर की उंगलियों की कंघी से वो अपनी क्या संवार रहे हैं, कलगी संवार रहे हैं। तैरते जल में सुरखाव, जल में कौन तैर रहे हैं, सुरखाव पक्षी, चक्रवाक पक्षी। और पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई, किनारों पर जो मंगरौठी पक्षी है वो सोता रहता है, सुरखाव पक्षी चक्रवाक पक्षी तैरते रहते हैं, और जो बगुला है जी अपनी अंगुली की कंघी से कलगी को संवार रहा है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, चारों ओर हरियाली हंसती दिखाई दे रही है। हिम आतप, ज़्यादा तेज धूप नहीं है, चारों तरफ हर्ष उल्लास प्रसन्नता का वातावरण है। सुख से अलसाए से सोए, प्रकृति में चारों ओर सुख आनंद और आलस्य से भरा हुआ छाया हुआ है। भींगी अंधियाली में निस्सिकी, रात की अंधियाली में भींगा हुआ है, तारक स्वप्नों में से खोए। रात के अंधेरे में तारे चमकते दिखाई दे रहे हैं, तो कवि कह रहा है जी रात्रि के अंधेरे में स्वप्न देख रहे हैं। कौन देख रहा है, तारक यानी तारे, तारे भी स्वप्नों में डूबे हुए हैं, ये कवि ऐसी कल्पना कर रहा है। भींगी अंधियाली में निस्सिकी, रात्रि के अंधेरे में तारे सोए हुए स्वप्न देख रहे हैं, शायद इसलिए अंधेरे में तारे चमकते दिखाई दे रहे हैं। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव किसके समान खुला हुआ है, मरकट डिब्बे के समान खुला हुआ है, जिस पर नीलम नल आच्छादन, और गांव के ऊपर नीला आकाश की नीली सुंदरता छाई हुई है। नीले आकाश की सुंदरता, रात्रि के अंधेरे में स्वप्न कौन देख रहा है, तारे देख रहे हैं। मरकट डिब्बे से खुला ग्राम, गांव किसके समान खुला हुआ है, मरकट डिब्बे, मोती जय रखे जैसे डिब्बे के समान पूरा गांव खुला दिखाई दे रहा है, और जिस पर नीलम नभ का आच्छादन, और उस गांव के ऊपर नीले आकाश की सुंदरता छाई हुई है। निरुपाय, और कोई उपाय नहीं है, कभी कह रहा है अब कोई उपाय नहीं है। निरुपम, निरुपम मतलब जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके वो कहलाता है निरुपम। तो कभी कह रहा है प्रकृति की जो सुंदरता है वो इतनी अच्छी है कि उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, उपमा नहीं की जा सकती है। तो निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, चारों ओर शांति का माहौल है, सुंदरता छाई हुई है। तो वो सुंदरता इतनी अच्छी है कि उसकी उपमा नहीं की जा सकती है। निज शोभा से हरता जन मन, कौन अपनी शोभा से जन यानी लोगों के मन को हरता रहता है। जन यानी लोग, मन यानी मन, लोगों के मन को हरता रहता है। शोभा यानी सुंदरता से, निज यानी अपनी, अपनी सुंदरता से, अपनी निज की सुंदरता से लोगों के मन को हरता रहता है। कौन, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव की प्रकृति की सुंदरता, गांव की प्रकृति की सुंदरता अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हरती रहती है। चलिए अब देखिए प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, क्योंकि गांव लोगों के या गांव की सुंदरता लोगों के मन को हर लेती है। किस मौसम का वर्णन है इस कविता में, तो बसंत ऋतु का वर्णन है, ऋतुओं की राजा बसंत ऋतु का वर्णन है ना। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव किसके समान खुल गया या खुला दिखाई दे रहा है, मरकट डिब्बे के समान। चलिए इसके बाद शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। सनई यानी एक पौधा है जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है ना। किंकिणी यानी करधानी होती है। वृंत यानी डंठल होते हैं। मुकुलित यानी अधखिला। आंवली यानी छोटा आंवला। सरपट यानी घास पात के तिनके। सुरखाव यानी चक्रवाक पक्षी। हिम आतप यानी सर्दी की धूप। मरकत यानी पन्ना नामक रत्न। हरना यानी आकर्षित करना।
जी आपके शब्दार्थ। चलिए, तो ये तो आज हमने कविता पढ़ी सुमित्रानंदन पंत की ग्रामश्री। और दोस्तों, यदि ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दें, जिससे मैं आप लोगों को और इसी तरह से जो इकाइयाँ हैं, इकाइयों में जो कविताएं हैं, जो पाठ है, सारी इकाइयाँ क्रम से एक एक करके पूरी करवाऊँगा। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कविता ग्रामश्री सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है और ये ग्रामश्री कविता आपको कैसी लगी है। चलिए, यदि अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।